गया, हम लोग आज पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस कहते कहते हैं, पहले ये आप लोग समझ लीजिए, ऐसे बात जिनमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त पाई जाती है कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बनाने से पहले हमें कुछ जरूरी चीज़ों की ओर ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे हमने इसमें जो भी नियम लिखे हैं ये बाद में काम आएंगे, इसके पहले हम इनकी थोड़ी पहचान समझ लें। कुछ इस प्रकार की बात होते हैं जिनमें कई प्रकार की शर्तें दी जाती हैं, तो जो भी शर्त दर्शाने वाले वाक्य होंगे उनको कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके साथ कुछ और भी सावधानियां हमें देखनी पड़ती हैं। पहले तो हमें ये देख लेना है कि ऐसे वाक्य होते किससे स्टार्ट हैं। इस प्रकार के वाक्य या तो यदि से स्टार्ट होते हैं या फिर अगर से स्टार्ट होते हैं। इसमें दो वाक्य होते हैं, जैसे आप देख लेना, यदि तुम आगरा जाओगे एक वाक्य हो गया, तो स्वस्थ हो जाओगे। एक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आगरा जाने से ही कोई ठीक हो जाता हो, एक सेंटेंस है। तो इसको आपको समझना क्या है कि जब ये दो वाक्य होंगे तो इसमें यदि या अगर वाला जिस वाले भाग में आता है उसको इफ क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका उपवाक्य जो होगा वो इसका सबऑर्डिनेट कहलाता है। अच्छा, इसमें एक शब्द आता है तो की मीन्स कभी भी देन इसमें नहीं लिखी जाती है। तो के इस पे जो भी हम बनाएंगे मीनिंग वो केवल एक कॉमा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि यदि वाले भाग को हम क्लाउज कहेंगे और तो की मीनिंग हम बनाएंगे केवल कॉमा। ठीक है, सभी कंडीशनल सेंटेंस के जो भी पार्ट हैं ये आपका फर्स्ट पार्ट है, याद रखिएगा। एक ये प्रचलन वाला वाक्य जो भी आते हैं वो ही हम आपको बता रहे हैं। सेकंड पार्ट इसका बहुत ही अद्भुत है जो हम बाद में बताएंगे आपको। तो इसके लिए जो रूल फर्स्ट है, जब दोनों वाक्यों के अंत में गा गी ये आता है तो जो इफ क्लाउज होता है, इफ क्लाउज किसके लिए बताया था, जिस पोर्शन में यदि या अगर आता है। ठीक है, जो भी पोर्शन यदि या अगर से स्टार्ट होता है उसे इफ क्लाउज कहते हैं। तो इफ क्लाउज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। दोनों ही उपवाक्यों के अंत में गा गी गई है, लेकिन इफ क्लाउज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और दूसरे उपवाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, यदि तुम आगरा जाओगे एक भाग हो गया, तो स्वस्थ हो जाओगे दूसरा भाग हो गया। दोनों को देख लीजिए आप, तो दोनों के एंड में क्या आया, गा और गा। तो ये वाला पहला रूल की जो शर्त थी वो हमारे इन दोनों वाक्यों से पूरी हो गई है। ठीक है, तो हम इफ क्लाउज को बनाएंगे तो ये बनेगा प्रेजेंट डेफिनेट में। तो क्या बनेगा, इफ यू गो टू आगरा, आधा भाग हुआ शब्द का, पूरा शब्द। अब यहाँ पर यदि तुम आगरा जाओगे इतना कंप्लीट हुआ, इफ यू गो टू आगरा। तो की मीन्स कॉमा लगाया गया है, यू विल बी हेल्दी, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। अब यहाँ पर हमने विल बी शब्द लिखा है, क्यों लिखा है, यहाँ पर होना शब्द आ जाता है। जब क्रिया के साथ होना जुड़ जाता है तो वहां पर हम लोगों को बी यूज करना होता है। आप अकेला विल बी यूज करेंगे जहां पर होना शब्द नहीं होगा। ओके, इसके बाद दूसरा रूल देख लीजिए। दूसरे रूल में क्या है, भूतकाल की एक ऐसी शर्त, पास्ट टेंस की कोई ऐसी शर्त आपको बताई जाएगी जो पूरी नहीं हुई होगी, और जब वो पूरी नहीं होती है तो एक क्लास को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ये लिखा हुआ है। और दूसरे उत्पाद को जो हमारा सबऑर्डिनेट होगा उसको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। देख लीजिए कैसे, यदि वह ईमानदार होता, इसका मतलब है नहीं होता, तो उसका सम्मान किया जाता। सम्मान तभी करेंगे जब वो ईमानदार होगा। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि कोई व्यक्ति के हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अतीत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर अब एक चीज और देख लीजिए कि यहाँ पर हमें करना किसका यूज है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाए तो उसके वहां पर एक कंडीशन आ जाती है कि पास्ट परफेक्ट का जब आप पैसिव बनाते हो तो वो हैड बीन में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसको हैड बीन में कन्वर्ट किया गया है। इफ ही हैड बीन ऑनेस्ट, है नहीं होता। ठीक है, फिर इधर तो की मीन्स कॉमा लगा दिया गया है, ही वुड हैव बीन रिस्पेक्टेड। जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो इसको भी बनाएंगे, तो वुड हैव के साथ बीन का यूज किया गया। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। रूल नंबर थर्ड में आ जाइए, कोई ऐसी शर्त जो पूरी ना हो सके तो एक वचन कर्ता के साथ वेयर का यूज। कैसे पूरी ना हो सके, दो वाक्य होते हैं, दोनों ही उपवाक्यों में एक में शर्त होती है, दूसरे में उसका परिणाम दिया जाता है। जब कोई इस तरीके की काल्पनिक शर्त आपके समक्ष रखी जाए जिसकी पूरी होने की बिल्कुल भी संभावना ना हो,
तब इस रूल को फॉलो किया जाता है। तब एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन की वर्ब वेयर का यूज करते हैं और दूसरे क्लाउज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देख लीजिए, यदि मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता। अब कोई इंसान पंछी तो हो नहीं सकता, कल्पना करने से क्या फायदा। तो इसकी जो शर्त है पंछी होने की और दूसरी शर्त है आसमान में उड़ने की, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो पा रही है, क्योंकि ना तो वो पंछी हो पाएगा और ना ही वो कभी आसमान में उड़ पाएगा। तो ऐसी दशा में क्या होता है, एक वचन का कर्ता है आई, तो बहुवचन की वर्ब लगा दी गई है इसके साथ वर्ब। तो इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें शुड का या वुड का यूज करना पड़ता है। तो वुड के बारे में तो हमने आपको बता दिया, शुड के बारे में भी सुन लीजिए। यदि तुम बीमार हो तो आराम करो। ठीक है, तो जब यहाँ पर आराम करने की सलाह दे रहा है तो सीधा सा मीन्स होगा, इसको आप इस तरीके से भी लिख पाओगे, यदि तुम बीमार हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो तुम्हें आराम करना चाहिए। या तो ये वाक्य लिखा रहेगा या फिर इतना लिखा रहेगा, हो तो आराम करो, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। ठीक है, तो इसको जब आप कंप्लीट करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इफ यू आर इल यू शुड टेक रेस्ट। जो भी यहाँ पर टेंस होगा प्रेजेंट का ही आएगा, प्रेजेंट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वर्ब रख सकते हो। जैसे यू था तो हमने आर यूज किया है। अब इसके सेकंड पार्ट में हम आपको कुछ अलग से कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनका अध्ययन कराएंगे। ओके।